नमस्कार, मैं हूं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिंदा दिल। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। इस खास मौके पर हम बात करेंगे दिल की, जिसका स्वस्थ होना जिंदगी के लिए काफी जरूरी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में टेंशन होना आम समस्या बन गई है। ऐसे में ऐसा क्या करें कि हमारा दिल सलामत रहे? ऐसा क्या करें कि दिल की बीमारी ही ना हो? क्योंकि पहले दिल की बीमारी का कारण बढ़ती उम्र हुआ करता था, लेकिन जब से कोरोना आया है, पोस्ट कोविड में हार्ट अटैक भी आम हो गया है, और वो भी युवाओं में। ऐसे में एक्सरसाइज और योग को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना बेहद जरूरी हो गया है। खैर, आज हम आपको भी कई तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप रह सकते हैं जिंदा दिल। तो दिल को कैसे रखें स्वस्थ, कैसे टेंशन को ना दे अटेंशन, इसी खास मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कुछ खास मेहमान। उन सभी से हम बात कर सकते हैं और आप भी बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। बस आपको कॉल करना होगा 014149195446 49195447 पर। आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। कोई अगर परेशानी आपको है, हार्ट डे आज है, ये क्यों मना रहे हैं और ये हम और आप सभी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और कोरोना के इस दौर में ये क्यों और ज़्यादा अहम हो जाता है, इस टॉपिक पर हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन आपके सवाल को भी हम यहाँ पर रखेंगे और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी हर शंका का समाधान आप पा सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं एसएमएस हॉस्पिटल के। उनसे भी हम बातचीत करेंगे आज के दिन को लेकर, कितना महत्वपूर्ण ये दिन है और क्या कदम है जो उठाए जा सकते हैं। दिल को सेहतमंद कैसे हम बनाएं, दिल को स्वस्थ कैसे हम रखें, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर मोहित शर्मा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिंदा दिल रहने के लिए क्या कुछ हमें करना होगा, रोज़ाना कितना एक्सरसाइज करना होगा, योगा किस तरीके से करनी होगी, खुश कैसे रहना होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि दिल को आज बुरा लगा है, दिल आज खुश है, दिल परेशान है, दिल घबरा रहा है। सब कुछ दिल से जोड़ कर के हम देखते हैं, इसीलिए दिल का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। दिल अगर सेहतमंद होगा, अब देखिए सुबह से लेकर शाम तक, जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक जो लगातार परिश्रम करता है हमारे लिए, वो दिल है। जो लगातार काम करता है वो दिल है। लेकिन बड़ा सवाल आज के दिन ये है कि हम दिल के लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, हम दिल का कितना ख्याल रख रहे हैं। कोविड के काल में ये ज़्यादा महसूस किया गया, जब कोविड में लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा और लंग्स के साथ साथ दिल भी इससे इफेक्ट हुआ। हमारे साथ 3 मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। 2 नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट है एसएमएस स्टूडियो, सर आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोहित शर्मा है, कार्डियक थोरेसिक सर्जन है, एसएमएस स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है, वो भी एसएमएस हॉस्पिटल से। और डॉक्टर जीएल शर्मा, सीएसआई कन्वीनर है एसएमएस से, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक माहेश्वरी जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। सर, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हर दिन हमको दिल का ख्याल रखना होगा, क्योंकि दिल है तो ही सब है, दिल से ही हम और हमारे दर्शक भी हैं। तो आज के दिन क्या कदम है जो उठाए जाने चाहिए, और इस खास दिन का मकसद क्या है, इसे सबसे पहले मैं चाहूँगी वही आप बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल का मानसिक और शारीरिक दोनों महत्व है। वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग अपने हेल्थ, अपने दिल के लिए ज़्यादा कॉन्शियस रहें। अभी पूरा समाज, पूरा देश या पूरा विश्व कोरोना से होकर गुजरा है, तो मानसिक तनाव और स्वास्थ्य के कई सारे हम लोगों ने आयाम देखे हैं। हार्ट कोरोना से सीधा अफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कोरोना के बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारी जो साइड में जो बातें थी उससे हार्ट पर असर पड़ा है। हर आदमी को यदि दिल को ठीक रखना है तो 2-3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपनी जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है उनको पहला रेगुलर एक्सरसाइज करें। सभी लोगों को 3 से 4 किलोमीटर पर डे फॉर 4 to 5 days a week कम से कम घूमना चाहिए।
इसके अलावा मन को योगा करें या मन को जितना स्वस्थ रख सकते हैं उतना रखें। डाइट में जो एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड चीज़ें हैं वो टबैको है। टबैको का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। टबैको, च्यूइंग, स्मोकिंग, इन सब से दूर रहना चाहिए। आपको यदि कोई और आपको मेडिकल प्रॉब्लम है जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़, तो उसका आप ध्यान रखें और उचित ट्रीटमेंट लें, क्योंकि उनके कंट्रोल करने से भी हार्ट की रिस्क कम होगी। जो जेनेटिक रिस्क है उसको तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बाकी और फैक्टर्स को यदि मॉडिफाई करेंगे तो हमें काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है डॉक्टर मोहित शर्मा, बहुत सारी चीज़ों को दीपक जी ने बताया। उन्होंने कहा कि कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि कोविड में हमने देखा कि जो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे उनमें तो खतरा ज़्यादा हुआ, लेकिन जो आम लोग थे, वो युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, उनमें भी बहुत सारे हार्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया, वो सामने आई। लेकिन आज के दिन को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे है, कभी कभी ऐसा होता है जब ख़ास मौका आता है तो हमारी ये कोशिश होती है कि कम से कम उस दिन को हम समर्पित कर दें और पूरी तरीके से जुट जाएँ कि वो हमारा स्वस्थ रहे। लेकिन आज इसका मकसद क्या हार्ट डे मनाने का, और किस तरीके से आज के बाद से हम आगे बढ़ सकते हैं? आप सभी को विश्व हृदय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। और जैसा भी आपने कहा कि वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या रहा होगा, तो एटलीस्ट 40 मिलियन पीपल इन इंडिया they are affected with cardiac diseases and 60 million people are affected with non-communicable diseases including heart disease, diabetes and all। तो इतनी बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए WHO ने ये एक कदम उठाया सराहनीय कि सब लोगों को ये पता लगे कि हम अनायास ही किस तरह की बीमारियों से अपने आप ही जकड़ लिए जाते हैं, हमें पता नहीं लगता। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। अभी जैसा हम लोगों का लाइफस्टाइल है, इन सब को देखते हुए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या हृदय की जितनी बीमारियां हैं उनसे ग्रसित होना बड़ा ही आसान है। अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू योर लाइफ एनर्जी। स्ट्रेस का अर्थ है तनाव। तनाव का क्या अर्थ है? बड़ा आसान, आपके पास नियमित समय है लेकिन वर्कलोड ज़्यादा है। आज की युवा पीढ़ी को देखिए आप, सुबह लेट उठना, रात को लेट सोना और अपने वर्कलोड को मैनेज नहीं कर पाना, तो तनावग्रस्त चेहरे आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे। तो हम इसको कैसे कोप अप कर सकते हैं? बड़ा आसान है। स्ट्रेस और लाइफ फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप अपने लाइफ एनर्जी को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड होता है। अब कैसे बढ़ाएं? तो मेरे हिसाब से आज के दिन 4 संकल्प करने चाहिए हर व्यक्ति को। 4 promises टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ। पहला, भोजन, अच्छा आहार, क्या खाएं, कितना खाएं और कब खाएं, इन 3 चीज़ों पर ध्यान। द नेक्स्ट इज स्लीप। स्लीप का अर्थ है गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड गुड क्वांटिटी ऑफ स्लीप। आप देखो, अभी रात को लोग सोते हैं तो नींद में सपने या एक अच्छी नींद नहीं आती या गहरी नींद में नहीं जा पाते, या नींद के लिए उनको दवाओं का सेवन करना पड़ता है। एंड तीसरा, ब्रेथ। आप सोचिए, अगर आप श्वास नहीं ले पाएँ तो क्या आप जी पाएंगे? और जब जिएंगे नहीं तो तनाव कहाँ रहेगा और स्वास्थ्य कहाँ रहेगा? तो सबसे महत्वपूर्ण है श्वास। और श्वास कैसी लेना है? गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेथ, एंड दैट इज़ प्राणायाम। जैसा अभी बताया माहेश्वरी जी सर ने कि प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो प्राणायाम क्या है? जैसे कोई पूछे कि साहब हम जयपुर में रहते हैं तो हमको क्या जंगलों में जाना चाहिए क्या अच्छी श्वास लेने के लिए? नहीं, नो नीड। आप अपने घर पे ही अपनी श्वास को और बेहतर कर सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से। एंड द फोर्थ वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिटेटिव माइंड। व्हाट मेडिटेटिव माइंड इज? शांत मन। अगर आपका मन शांत है तो आप ऑटोमेटिकली तनाव से मुक्त हैं। और अगर आप तनाव से मुक्त हैं तो देखो, मृत्यु तो अटल है, वो आपकी किसी न किसी रीज़न से होनी है, बट एटलीस्ट जहाँ तक मुझे लगता है आप कम से कम हृदय रोग से तो नहीं जाएंगे इस धरती से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेडिटेटिव माइंड। अब प्रश्न है कि कैसे करें ध्यान, क्या करना चाहिए ध्यान में, या कैसे हो सकता है ध्यान? तो बड़ा आसान है ये भी। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो आपके मन को थोड़ा सा टेस्ट देती हैं, उन सारी चीज़ों को एक बार कलेक्टिवली सोचिए, विचारिए और अपने आप को उन चीज़ों पर फोकस करिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, फीमेल को शॉपिंग करके आनंद आता है, या आप जैसे ही तनावयुक्त होकर के हॉस्पिटल से या ऑफिस से घर जाते हैं और एक छोटे बच्चे के साथ आप खेलते हैं तो तुरंत हाई एनर्जाइज होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप फोकस करके, पेंटिंग या सिंगिंग, म्यूज़िक और अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में आप अपने मन को
बिजी रख के अपने आप को तनाव से मुक्त रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से विश्व हृदय दिवस पर मेरा मैसेज तो ये कि 4 संकल्प आप अगर करते हैं अपने आप से तो कम से कम तनाव मुक्त हो सकते हैं, और तनाव मुक्त होना ही महत्वपूर्ण की है हृदय रोगों को अपने से दूर करने की। पहला भोजन, दूसरा श्वास, अ गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेथ दैट इज प्राणायाम, थर्ड स्लीप, गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर योर ब्रेन, रेस्ट ऑफ योर ब्रेन, आपके मन और दिमाग को शांत करने के लिए, एंड द फोर्थ इज मेडिटेटिव माइंड। इन 4 चीज़ों पे फोकस करके हम अन्य बीमारियों से भी मुक्त रख और सकते हैं आज के अपने दिन आप तो को। कम से कम जैसे आपने भी कहा कि संकल्प तो लेना ही होगा अपने लिए, कम से कम एक संकल्प आज के दिन लेना होगा कि रूटीन पर ख्याल रखना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, जैसे कि जानकारी उन्होंने भी दी, और साथ ही साथ नींद का ख्याल रखना है। और मानसिक तनाव अगर बढ़ेगा तो सीधे इसका असर दिल पर भी पड़ेगा, ये ख्याल में रखना होगा। हमारे साथ सुनील जैन जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं SMS से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, आपके पास मैं आऊँगी, उससे पहले GL शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सर। आज के दिन को लेकर सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि किस तरीके से हम आज के बाद से आगे बढ़ें, और आज के दिन को लेकर कोई ख़ास बात, क्योंकि लगातार हम मना रहे हैं, सालों से हर साल मनाते हैं, लेकिन फ़ायदा इसका दिखाई नहीं दे रहा मुझे लगता है, क्योंकि लगातार जो हार्ट पेशेंट है उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो कैसे आज के दिन के बाद से आगे बढ़ें? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को विश्व हृदय दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा, और दूसरा आपके चैनल को साधुवाद और कातिल साहब को साधुवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि समय समय पे आप पहले ऐसे हार्ट अवेयरनेस के प्रोग्राम करते रहे हैं, और आज जैसे आज कर रहे हैं, पहले भी करते थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान की जनता के लिए ऐसे प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे। विश्व हृदय दिवस आज से करीब 20-22 साल पहले से जाने लगा है। पहले ये 4th संडे मीन्स लास्ट संडे ऑफ सितंबर में मनाया जाता था, और 2012 से एक डेट फिक्स कर दी है, ये 29 ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड में हृदय रोगियों की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर डे पे एक थीम घोषित की जाए, और हर साल इस वर्ल्ड हार्ट डे की अलग अलग थीम होती है। जैसे अभी पूरे वर्ल्ड में पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है, और इस साल वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है, आज की जो थीम है वो डिजिटल हेल्थ पे है। जैसे आप इसके टीवी चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान के 7 करोड़ जनता को कैसे आप अवेयरनेस कर सकती हैं, तो डिजिटल हेल्थ आज के वर्ल्ड हार्ट डे की थीम है। उसमें अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, डिजिटल हेल्थ के माध्यम से 3 चीज़ों पे फोकस रहा है। अब जैसा आपने पूछा कि आज से आगे कैसे जाएंगे, तो आज का थीम ही हमारा ये है कि सोशल मीडिया और डिजिटल अवेयरनेस, आपका चैनल है, टीवी है, रेडियो है, प्रिंट मीडिया है, इनके माध्यम से आप अपनी जनता को कैसे अवेयर कर सकते हो। पहले आप परिवार को, फिर समाज को, फिर राज्य को, और अल्टीमेटली देश को आप अवेयर कैसे कर सकते हो। पिछले 2 दिन पहले आपने देखा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल हेल्थ कार्ड इश्यू किया है, उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। आप कहीं पे भी अपना डिजिटल हेल्थ कार्ड लेके जाओ, वो इस वर्ल्ड हार्ट डे के अवेयरनेस के माध्यम के तौर पे देखा जा सकता है उसको। आप हृदय रोगी के सारे डाटा उस डिजिटल हेल्थ कार्ड में आपके फिक्स रहते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास में, किसी भी स्टेट पे, किसी भी यूनियन टेरिटरी पे अगर जाता है और वो कार्ड अपने पास साथ रखता है, तो उसको अपनी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं है, अपने टेस्ट बताने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली उन आधार कार्ड जैसा नंबर अपने आप फीड हो जाएंगे और अपनी सारी हिस्ट्री और डायग्नोसिस का पता चल जाएगा। तो टुडे ऑनवर्ड्स वी हैव टू बी डिजिटल, एंड ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे डिजिटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, और थीम ऑफ दिस वर्ल्ड हार्ट डे इज डिजिटल हेल्थ। तो इस तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सब कुछ डिजिटली हुआ हमने देखा कोविड में, क्योंकि आप जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, मिल करके एक दूसरे की समस्या को सुन नहीं सकते, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिजिटल हो भी गए हैं। और इस बार इसका थीम भी यही रखा गया है, तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी। सुनील जी का मैं रुक कर रही हूँ। सुनील जी, कैसे आज के दिन के बाद से आगे बढ़े, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, और कितना महत्वपूर्ण है आज के दिन को सेलिब्रेट करना, या फिर आज के दिन एक संकल्प लेना, प्रण लेना, जो आपको आगे जा करके तंदुरुस्त बनाएगा, हेल्दी बनाएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल को साधुवाद इस चीज़ के लिए कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हृदय रोग और अपने आप को स्वस्थ रखना। इसके ऊपर आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आज के दिन अपनी युवा पीढ़ी है वो हृदय रोगों से ज़्यादा ग्रस्त हो रही है। तो हमारे को
हम एल्डरली पर्सन्स पे तो ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट, और जैसे ही व्यक्ति 50 को क्रॉस करता है अपनी एज में तो वो केयरफुल हो जाता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जो आ रही है वो युवा पीढ़ी के लिए आ रही है। युवा पीढ़ी का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि वो अपने आप को राउंड द क्लॉक बिजी महसूस करते हैं। एडिक्वेट एक्सरसाइज, स्लीप और अपनी रिलैक्सेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण उनके अंदर स्ट्रेस व्याप्त है। और आजकल का जो प्रोफेशन है वो इस तरह का हो गया है कि इट डजंट सी स्लीप साइकिल और डे एंड नाइट साइकिल। तो इसके कारण हमारे जो युवा हैं वो इन रोगों से बहुत ग्रस्त हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा फोकस हमें उसी पीढ़ी के ऊपर करना पड़ेगा और हमारे को उनको ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि वो अपनी दिनचर्या को नियमित कैसे करें और अपने आप के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें। डिजिटल होना आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो हमारी डिजिटल पीढ़ी है वो स्वयं इस रोग से ग्रस्त है। दूसरी बात यह है कि वो अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं देती हैं, जंक फूड खाती हैं। उनके घर के अंदर जो अपना रूटीन पहले खाना बनता था वो आज के दिन नहीं होता है। टिफ़िन आता है, मेस से खाना आता है या वो बाहर खाना खाते हैं। और इन सब कारणों के कारण हम देख रहे हैं कि इवन 20 ईयर के ऊपर भी हमारे को आज के दिन हार्ट डिजीज़ का सामना करना पड़ रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मैं ये आज के दिन ये मैसेज युवा पीढ़ी को देना चाहता हूँ। बिल्कुल। और अभी कोविड में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो इससे इफ़ेक्ट हुए, क्योंकि ऐसा पहली बार ही मौका आया था जब सब घरों में कैद हो गए, किसी को समझ में नहीं आया कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, रूटीन किस तरीके का होना चाहिए। तो सब चीज़ें जो अव्यवस्थित हुई, ऐसे दौर में लगातार जो हार्ट के पेशेंट हैं उनमें भी इजाफा हुआ। और आज के दिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि संकल्प कम से कम ये ले कि परिस्थितियाँ भले कुछ भी बने लेकिन खुद की सेहत का ख्याल रखना है। मोहित जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। शुरुआत में पता कैसे चले कि दिल से जुड़ी हुई बीमारियां लगातार हमारी तरफ आ रही हैं या फिर हम उससे घिर रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि आप बाहरी तौर पर फिट दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं, आपका दिल आपसे नाराज़ हो रहा है या फिर दिल आपका कमज़ोर होता जा रहा है। कैसे पता लगाएं, कैसे पता चलेगा? देखिए, इसमें बहुत आसान है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है ज़्यादातर लोग जो चेस्ट पेन की कंप्लेंट करते हैं, सीने में दर्द की शिकायत, अगर आपका दर्द लगातार हो रहा है और किसी भी एंटासिड से ठीक नहीं हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ये सिग्निफाई है, इसको कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस देना चाहिए। दूसरा है सांस फूलने की शिकायत। एक हर व्यक्ति का कार्य क्षमता होता है कि वो इतने मीटर चल सकता है, इतने किलोमीटर चल सकता है। अगर उसकी कार्य क्षमता में उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे कार्य क्षमता में गिरावट आ रही है और थोड़ा सा ही चलने पे मेरी सांस फूल रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस फूल रही है, तो इट्स अगेन उसको इस पर सोचना चाहिए और जाँच करानी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण है दिल की धड़कन अनियमित होना, बढ़ जाना। जैसे वैसे तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लोग चाय, कॉफ़ी या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उन लोगों की दिल की धड़कन एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज़्यादा हो सकती है। बट अगर शांत बैठे हैं, आराम से बैठे भी उनको लग रहा है कि उनकी दिल की धड़कन कहीं ना कहीं अनियंत्रित, अनियमित या ज़्यादा है तो उन्हें तुरंत अपने उचित सलाह की आवश्यकता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पे आप हर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति जो है वो गौर कर सकता है कि कहीं मेरा सांस अनयूजुअली फूल तो नहीं रहा है कि हल्का फुल्का काम करता हूँ सांस फूलने लगा, या सीने में दर्द है और दर्द दवाओं से रिलीफ नहीं मिल रहा है, और जैसे ही उसको लग रहा है कि दर्द भी है, सांस भी फूलता है, साथ में अगर उसको दिल की धड़कन अनियंत्रित लगने लगे तो तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट को या जहाँ भी उसको उचित राय मिल सके उसे दिखाना चाहिए। कहीं पर भी अगर हो आपको कि कोई बीमारी आपको हो रही है, सांस फूलना अगर आपको महसूस हो रहा है या फिर ऐसे सिम्टम दिखाई देते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करें, देरी ना करें, क्योंकि थोड़ी सी भी देरी या फिर चूक वो आगे जा कर के ख़तरनाक साबित हो सकती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं अपनी समस्याओं के साथ में। आरुष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरुष जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी मैम।
जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे और क्या समस्या आपकी, बताएं। मैम एक्चुअली में समस्या है कि कई बार जब मैं रेसिंग करता हूँ ना, जी दौड़ लगाता हूँ, जी तो वैसे 1-1.5-2 किलोमीटर दौड़ कंटिन्यू लगाने के बाद मेरे हार्ट के थोड़ा सा नीचे सडनली एक पेन सा होता है, दर्द। अच्छा तो मैम ये क्या रीजन है, ये हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर कोई और है? वैसे जब दौड़ लगाता हूँ तभी होता है, वैसे नहीं होता। रेसिंग करता हूँ जब 1.5-2 किलोमीटर लगातार कर लेता हूँ उसके बाद होता है, फिर मैं रुक जाता हूँ। अच्छा दीपक जी, इसका जवाब मैं चाहूँगी आप। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है करीब 25। आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल। घर में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है? नहीं सर, घर में तो किसी को नहीं है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। दर्द किस जगह होता है? सर मतलब हार्ट से मुश्किल से 2 अंगुल नीचे की जो जगह है ना। एक ही उंगली रख सकते हैं वहाँ पर आप जहाँ दर्द होता है? हाँ रख सकता हूँ। तो बिल्कुल हार्ट का पेन नहीं है, मस्त रहे। दिस इज नॉट कार्डियक पेन क्लिनिकली। फिर भी यदि आपको यदि शंका है तो आप नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए। बट जिस तरह के सिम्टम्स आपने बताए हैं हाँ। वो कार्डियक पेन नहीं है। अच्छा तो मतलब सर मैं मतलब रेसिंग करता हूँ तभी होता है, वैसे तो नहीं होता। रेसिंग करने में पेन यदि आपको कोई लोकलाइज पेन हो रहा है किसी एक पॉइंट पर, तो वो मसल पेन भी हो सकता है ना। वो ज़रूरी नहीं वो कार्डियक पेन ही हो, क्योंकि कार्डियक पेन जनरली हम लोकलाइज नहीं कर सकते। उसको एक जगह पे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि इस जगह पे पेन हो रहा है ना। तो आप मन में रखिए। दीपा जी, आपने जो सुनील जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा। सुनील जी ने बहुत अच्छी बात की कि यंग लोगों को कार्डियक इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी जो डिजीज़ है हिंदुस्तान की वो थोड़ी सी डिफरेंट है वेस्ट से। हमारे यहाँ एज भी अर्ली है लोगों के होने की, और हमारे यहाँ डिजीज़ ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा डिफ्यूज़ है, ज़्यादा आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा था ना, उसके लिए मेंटल और फिजिकल दोनों प्रिवेंटिव मेजर चाहिए, है ना। बाकी सब लोग डॉक्टर्स ने भी उसको टच किया है। मेंटल हेल्थ मीन्स दिमाग पीस पे होना चाहिए। फिजिकल मेजर्स मीन्स आप सीधा सा एक दो लाइन की बात है। फिजिकल मेजर्स मीन्स आपको यदि कोई डिजीज़ है तो आप उसका उपयुक्त ट्रीटमेंट लें। डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग से दूर रहें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को दुरुस्त रखें। ये बिल्कुल की फैक्टर हैं जिसको आप बस इस लाइन में ही समझ जाएंगे तो बहुत है बस। दीपक जी बिल्कुल ठीक। अभी आरुष जी की समस्या ये थी कि वो रेसिंग करते तो ही पेन होता है, लेकिन फिर भी अगर आसपास कोई डॉक्टर है तो उससे जाकर के कंसल्ट कर लें अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अपने भीतर आशंका को पालेंगे तो वो भी जाकर के आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जाकर के किसी से आप पूछ सकते हैं। और दीपक जी, एक सवाल मेरा इससे जुड़ता हुआ भी है। अभी कोविड में लोग ये कहते हैं कि सभी डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि आपको मेंटली स्वस्थ रहना है, आपको मानसिक तनाव नहीं पालना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन लोग पूछते हैं, दर्शक के कहते हैं कि इतना आसान भी तो नहीं है, घर में है, कैद है, काम धंधे सब चौपट है, घर पे बैठे हुए हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, 100 तरह की परेशानियां हैं। लेकिन ऐसे माहौल में खुद को स्वस्थ हम कैसे रखें, मानसिक तनाव से कैसे बचें? दीपक मानसिक तनाव से दूर रखने के देखिए समस्या तो बहुत ज़्यादा है। लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लोगों से मिल नहीं पाए हैं, एक्टिविटी कम हो गई है। उसमें की फैक्टर ये है कि आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी नहीं छोड़ें, है ना। जब कभी भी आपको समय मिले आप घूमें, ऐसी जगह घूमें। आपको कोविड का डर लगता है तो ऐसी जगह घूमें जहाँ आसपास कोई आदमी व्यक्ति नहीं हो। आप ऐसा समय चुन सकते हैं या ऐसा स्थान चुन सकते हैं जहाँ पर किसी दूसरे आदमी से आपकी 6 फीट की दूरी हो। अभी तो कोविड बहुत कम है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कीजिए। कोविड सिर्फ बाहर निकलने से नहीं होगा, कोविड घूमने से कोविड नहीं होगा, लेकिन आप यदि अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो आप हाई रिस्क ग्रुप में पहुंचेंगे। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है जिनका सबका वजन बढ़ गया ड्यूरिंग कोविड पीरियड। तो वो ठीक बात नहीं है। घर से निकलना ना निकलना ठीक है, तो आप घर पे एक्सरसाइज कीजिए। यदि घर पे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर जाके एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, घर पे रह के भी फिजिकल एक्टिविटी को आप चालू रख सकते हैं। उसको बंद करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। सुनील जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके, झालरा पाटन से है। सुनील जी, आवाज़ आ रही है आप तक? अपनी बात रखिए सर। जी कहिए। हाँ, मैं जब चलता हूँ ना थोड़ा मतलब 500 मीटर या आधा किलोमीटर तक, तो मेन छाती पे दर्द होता है और दांत में दर्द होता है। और अगर मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, बैठ जाता हूँ 2 मिनट भी, तो सब ठीक हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है। और एक रात के टाइम थोड़ा बीपी बढ़ता है। अच्छा। दिन में तो सबर अच्छा रहता है 120-180, और रात को 9 बजे तक करीब 150-95 ये रह जाता है। एक बीपी की टेबलेट चल रही है,
ठीक है, GL शर्मा जी। जैन साहब, पहले तो आप फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद दीजिए कि आपको बहुत धन्यवाद, प्रदेश के चिकित्सकों से रूबरू और डायरेक्ट आपको कंसल्टेशन मिल रही है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 50 है। 50 क्रॉस है। कर दूंगा। स्मोकिंग करते हैं? हाँ, वॉकिंग करता हूँ। स्मोकिंग धूम्रपान? वॉकिंग नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लड सुपारी नहीं खाता हूँ। आपको बीपी और शुगर है? नहीं, शुगर नहीं है, बीपी है, हेरिडिटी है। अच्छा, और फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है? आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर को? हाँ, हुआ था उनको। फादर आपको- का भी हार्ट है। आपको चलने पे तकलीफ हो रही है और दांत में भी दर्द आ रहा है हाँ, और दांत में दर्द आता है। यस, तो ये लक्षण मैंने सारी ऐसा जांचें करवा ली है, इको भी करवा लिया, ECG भी करवा लिया। ये लक्षण ऐसा प्रतीत होता है कि आपका ECG नॉर्मल है, इको में कोई आपको बीमारी नहीं है। तो आगे अपन को हार्ट का एक टेस्ट होता है जिसको स्ट्रेस देके अपन ECG करते हैं, उसको ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। नॉर्मली ECG नॉर्मल आता है, इको में तो तब एबनॉर्मलिटी आती है जब हार्ट अटैक हो जाता है या वाल में कोई प्रॉब्लम होती है, तब एबनॉर्मलिटी आती है। तो आप सबसे पहले अपना ट्रेडमिल टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपको चलने पे, एक्सर्शन पे आपको चेस्ट पेन और दांत में दर्द हो रहा है। उम्र भी आपकी 50 साल है और आपको ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। तो ये 3-4 रिस्क फैक्टर है आपके। एक तो आप तो कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं और दूसरा ट्रेडमिल टेस्ट कराएं। ट्रेडमिल टेस्ट बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट होता है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में जाएं या वहाँ नियर बाई किसी भी चिकित्सक के पास जाएं और TMT जिसको बोलते हैं वो TMT का टेस्ट करवाएं। अगर TMT नॉर्मल है तो आप डॉक्टर आपको कुछ ब्लड थिनर देगा या कुछ पेन किलर वगैरह दे सकता है। और अगर TMT पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट की प्रॉब्लम मीन्स आपके जो धमनियाँ होती है, जिनको अपन कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, अपने हृदय में 3 धमनियाँ होती है, एक दाएं तरफ होती है और 2 बाएं तरफ होती है। तो हो सकता है कि उनमें ब्लॉकेजेज हो सकता है। अगर आपका ट्रेडमिल टेस्ट TMT पॉजिटिव आता है, अगर TMT पॉजिटिव आए तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 60 to 70% चांसेस है कि आपका ट्रेडमिल पास पॉजिटिव आए। ट्रेडमिल पॉजिटिव आने पे आपको एंजियोग्राफी करानी चाहिए और एंजियोग्राफी के बाद में अगर कोई तकलीफ निकलती है, नहीं निकलती तो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट इंडिया को धन्यवाद दीजिए। और अगर तकलीफ निकलती है तो आगे आप उसका इलाज करवाइए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनील जी ने जो परेशानी बताई, उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपको उसका हल मिल गया होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो और अच्छे से आपको बता पाएंगे आपकी समस्याओं के हिसाब से। GL शर्मा जी, इसी से एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो युवा, क्योंकि अभी यूथ में हमने देखा कि हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस भी सामने निकल करके आए, दिल की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा उनको हुई। तो यूथ तो ये कहते हैं कि वो तो फिट है, जिम भी जाते हैं, लगातार खाना भी प्रॉपर वो लेते हैं, खान पान का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये परेशानियां दिल से जुड़ी हुई कैसे उनको हो जाती है, समय रहते कैसे इसका पता लगाएं? देखिए दीपा जी, इस महीने में अब तक मैं 15 से 20 यूथ लेस देन 35 ईयर्स उनको हार्ट अटैक के पेशेंट देख चुका हूं और पिछले 3 दिन में 5 पेशेंट देख चुका हूं। डे बिफोर यस्टरडे चांदपोल के एक पेशेंट 36 ईयर्स, नो रिस्क, एंड उनको मैसिव हार्ट अटैक आया और उनके आर्टरी में 2 जगह ब्लॉकेजेस था। हालांकि टाइम पे आ गए, डैमेज नहीं हुआ, बड़ी एंजियोप्लास्टी हो गई एंड इज डूइंग वेल। ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज वर्ल्ड हार्ट डे पे, और सभी डॉक्टर्स युवाओं में हृदयघात और हृदय की बीमारी होने के बारे में जो सलाह दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। आज जो मेन प्रॉब्लम है युवाओं में, जैसा डॉक्टर दीपक ने बताया कि जंक फूड, स्ट्रेस और इनएडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, इसके अलावा जो आज नई प्रॉब्लम आई है हमारे युवाओं में, फैमिली में इंटरमिंगल नहीं हो रहे, वो ज़्यादा अपने मोबाइल में घुस रहे हैं, इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप, इससे शारीरिक क्षमता उनकी कम होती जा रही है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, वो सोशल एज वेल एज मेंटल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। युवाओं में स्ट्रेस, डिप्रेशन आज कॉमन रिस्क फैक्टर हो गया। पहले हम 4 रिस्क फैक्टर बताते थे, लेकिन नए जो डाटा आए अभी उसमें डिप्रेशन भी एक मेजर रिस्क फैक्टर हो गया। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, तनाव, फिजिकल इनएक्टिविटी और फैमिली में इंटरमिंगल नहीं होना, ये मेन कारण होते जा रहे हैं युवाओं में। और आज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी हमारे इंडिया में जो हार्ट की प्रॉब्लम 10 साल पहले वर्ल्ड के दूसरे देशों की अपेक्षा 10 साल पहले है और सीवियर ज़्यादा होती जा रही है, वैसा ही रूप आज युवाओं में देखने को मिल रहा है और ये आने वाले समय में हमारे लिए और भी प्रॉब्लम साबित हो सकती है। मैं हमारी सरकार से, देश की सरकार से और स्टेट की सरकार से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि युवाओं को लेकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। जैसे आज वर्ल्ड हार्ट डे के दिवस में हमने साइकिल मैराथन की और इसमें काफ़ी युवाओं ने पार्टिसिपेट किया।
ऐसी एक्टिविटी अवेयरनेस की जैसे कैंप किया जाए, क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम किया जाए, साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जाए, स्विमिंग को बढ़ावा दिया जाए, हेल्थ को बढ़ाया जाए, अवेयरनेस प्रोग्राम दिए जाए। आपका टाइम पे फर्स्ट इंडिया करता रहता है, ऐसे प्रोग्राम युवाओं को बुला के उनके कैंप किए जाए, तो इससे हमारे युवाओं में स्ट्रेस कम होगा कम से और कम, अवेयरनेस हाँ। बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी बात निकल करके जो सामने आ रही है वो एक चीज़ से जुड़ करके दिखाई दे रही है, स्ट्रेस, तनाव। अब उससे बचना होगा तो एक्टिविटीज़ करनी होंगी, डेली रूटीन में बदलाव करना होगा, क्योंकि कोविड 2 साल के दरमियान हमने देखा कि लगातार तनाव की वजह से कई समस्याएं भी उभर करके सामने आई हैं। सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए कोटा से। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। आवाज़ आ रही है आप तक सर? सुरेंद्र जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बताएं अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मेरे को 2 बार अटैक आ चुका है। अच्छा, 2 बार अटैक आ चुका है। तो आप सुनील जी, क्या अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? डॉक्टर ने कुछ बताया है? जी साहब, मेरे को सांस बढ़ रही है। अच्छा, क्या अभी आपको करना होगा सुनील जी? सुरेंद्र जी, आपको ये अटैक कब आया और उसके लिए आपने क्या इलाज लिया? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। आप ये बताएं कि आपको ये अटैक कब आया और आपने इसके लिए क्या इलाज लिया? 2017 में आया था। और उसके बाद दूसरा अटैक? उसके बाद आंसू अटैक है, 17 में आया था। 17 में ही दवाई? ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या इलाज लिया? दवाइयों से चल रहे हैं या आपने एंजियोग्राफी करवाई, एंजियोप्लास्टी करवाई, स्टेंट लगवाया या और कोई इलाज लिया है? दवाइयाँ चल रहा, दवाइयाँ। दवाइयों से। और आप रेगुलर किसी योग्य हृदय रोग विशेषज्ञ के संपर्क में हैं या नहीं है? अभी तो एक साल से नहीं जा रहा उनके पास। क्या कह रहे हैं आप? अभी नहीं जा रहा उनके पास दिखाने। नहीं, 2017 से आप जब इस बीमारी से पीड़ित हैं तो आप रेगुलरली किसी अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ के संपर्क में हैं या नहीं है? हाँ, इस वक्त मालूम जी के पास हूँ, कोटा में, बारहपुर। हाँ, तो यदि आप अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ के संपर्क में हैं तो वो आपकी पूरी जांच करेगा और वो ये पता लगाएगा कि आपको हम क्या इलाज दे सकते हैं, क्योंकि 2 बार आपके अटैक आ गया है और अटैक आने का मतलब डेफिनेटली ये है कि आपकी कोरोनरी आर्टरीज, जो हृदय की धमनियां हैं, उनके अंदर 100% ब्लॉक हुआ है और उससे आपका हार्ट का थोड़ा हिस्सा डैमेज हुआ है। तो ऐसे में कोई भी हृदय रोग विशेषज्ञ होगा वो ये जांच करके देखेगा कि उन आर्टरीज के अलावा आपकी दूसरी आर्टरीज में भी कोई ब्लॉकेज है या नहीं है, और उन आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज हुआ है और उसके कारण जो आपका हार्ट का पार्ट डैमेज हुआ है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया है तो हम बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। पर यदि वो पार्शियली डैमेज हुआ है, कई बार अपनी धमनियाँ अपने आप खुल जाती है तो हमारा हार्ट का थोड़ा पार्ट सेव हो जाता है, तो उसका हम पता लगा के एंजियोग्राफी के द्वारा, स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा, स्ट्रेस थैलियम के द्वारा और आजकल और दूसरे पेट सीटी और एमआरआई, ये बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हैं जो अच्छे सेंटर्स पे अवेलेबल है। इनसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फर्दर क्या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और सिर्फ या फिर आपको सिर्फ दवाइयों से काम चलाना है और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ के संपर्क में रहें और जैसा वो आपको परामर्श दें उसको अक्सर से फॉलो करें, अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलर और नियमित बना के रखें और दवाइयों को नियमित रूप से लेते रहें। ये हमारा आपको परामर्श है और आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ और यहाँ बैठे सभी चिकित्सकों को इस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, सुरेंद्र जी का उपचार जहाँ से चल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से सुनील जी ने समझाया भी कि जहाँ से उपचार चल रहा है वहाँ से जो बताए जाते हैं जांच, वो जांच आप करवाएं। जो दवाइयाँ चल रही हैं वो रूटीन में उसका फॉलो करें, दवाइयाँ लेते रहें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही जब करेंगे तो वो आगे जा कर के ख़तरनाक हो सकता है। बाकी आपको एहतियात बरतने हैं। लगातार हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, चर्चा भी इसी को लेकर हम लगातार कर रहे हैं, आगे भी चर्चा करेंगे। जो नंबर्स है उसके ज़रिए आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, जो समस्या आपको है हार्ट से जुड़ी हुई जो परेशानियाँ
है दिल से जुड़ी हुई। आज क्योंकि हार्ट डे है और आज ये मौका है आपके पास भी कि आप सिर्फ अपने दिल की सुने, अपने दिल के बारे में सुने, क्योंकि दिल के बारे में सुनेंगे तो आगे जाकर के स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरीके से पूरा सफ़र आगे बढ़ता रहेगा। इस दिल को जिंदा दिल कैसे रखना है, स्वस्थ कैसे रखना है, दिल हेल्दी कैसे रहे और हमेशा ये धड़कता कैसे रहे, इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ से। जो कॉलर्स हैं वो भी अपनी समस्याओं को लगातार बता रहे हैं। हनुमानगढ़ से रमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक? यस, बताएं क्या प्रॉब्लम है, बताएं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या साइक्लिंग शुगर पेशेंट के लिए यूजफुल है? एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या साइक्लिंग शुगर पेशेंट के लिए यूजफुल है? बिल्कुल। मोहित जी समझ में आया ये? हाँ बिल्कुल। आप रमेश कुमार जी, आपका प्रश्न है क्या साइकिलिंग डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज़फुल है? मैं सही दोहरा रहा हूँ आपका प्रश्न? बिल्कुल सही सर, यही साइकिलिंग डायबिटिक क्या इवन सबके लिए यूज़फुल है। जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो बड़ी यूज़फुल होती हैं हर तरह की। ये डायबिटीज़ और कार्डियक डिजीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में। दो तरह की बीमारियां हैं मुख्यतः। एक होती है कम्युनिकेबल, जो संक्रामक बीमारियां हैं जस्ट लाइक कोरोना और मलेरिया इस तरह की। दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसमें आता है कार्डियक डिजीज़, उसके अलावा हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर है। तो इसमें जितना आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी का ये नहीं कि आप बहुत एक्सेस में कर जाएं, बट एटलीस्ट अपनी शारीरिक क्षमता से अगर आप थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी या एक गाइडेड वे में साइकिलिंग, स्विमिंग, इस तरह से योगा प्राणायाम ये करते हैं तो ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा पहुंचाता है। क्योंकि शुगर को नियंत्रित करने के लिए, जो टाइप 2 डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, उसके लिए रिकमेंडेड होता है 45 मिनट्स का वर्कआउट या अच्छे से आपका एक्सरसाइज अगर शरीर करता है तो डेफिनेटली बेनिफिट होता है इसका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, चलिए, साइकिलिंग से फ़ायदा आपको पहुंचेगा। जो एक्टिविटीज़ होती हैं फिजिकल, उससे तो आपको फ़ायदा पहुंचता ही है। वो तो बार बार हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो आप ये मानिए कि आपका दिल भी स्वस्थ है और आपको लगातार एक्टिविटीज़ को ऐसे कंटिन्यू रखना है। दीपक जी, अपनी बात आप रखिए। सर, आप कुछ बता रहे थे अभी पूरे रूटीन के बारे में, किस तरीके से गलतफहमियां भी तमाम हो जाती हैं और दिल को स्वस्थ रखने के लिए सबसे स्ट्रांगली किस चीज़ पर फोकस करने की आवश्यकता है? दीपा जी, अभी मैं कॉलर्स से की बात सुन रहा था तो दो बात मैं सबको बताना चाहूँगा। यदि किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को सीने में दर्द या भारीपन या कोई तकलीफ़ हो रही है, तो उसमें सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यदि कोई ये सोचता है कि उसका ईसीजी नॉर्मल है तो उसके बावजूद भी उसको हार्ट की समस्या हो सकती है, तो आप हमेशा एडिक्वेट डॉक्टर को दिखा के उसकी राय ज़रूर लें। जब भी चेस्ट पेन, हैवीनेस, ब्रेथलेसनेस, इस तरह की कोई भी आपको कंप्लेन हो तो एक ढंग के सभी अच्छे डॉक्टर हैं, फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को जो भी अवेलेबल हो पास में उसको ज़रूर दिखाएं। ईसीजी नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात में जो लास्ट कॉलर बात कर रहे थे कि मुझको 2 बार हार्ट अटैक हो गया, मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। देखिए क्या है, हमारा जो सारा फोकस और इम्पिटस रहता है, मेरे इंटरनेशनल कलीग्स हैं कार्डियोलॉजिस्ट, ये बताएंगे आपको कि हमारा फोकस दिल को प्रिजर्व करने में रहता है। जब तक दिल का फंक्शन नॉर्मल रहता है या नियर नॉर्मल रहता है तब तक आपको सिम्टम्स नहीं होते, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती डेली एक्टिविटीज़ में। आप चल सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन दिल यदि एक बार कार्डियक फंक्शंस डिटोरिएट हो गए, यदि वो बिल्कुल नीचे इजेक्शन फ्रैक्शन आपका डिटोरिएट हो गया, तो फिर हम कुछ भी कर लें, आपको हम कभी भी एसिम्प्टोमेटिक, मतलब आपके सिम्टम्स को हम कभी दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सबसे ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि दिल की बीमारियों को लाइटली ना लें। यदि आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको बोलता है कि मैं एंजियोग्राफी की आवश्यकता है तो ज़रूर कराएं, क्योंकि आपको 6 महीने साल भर तक ये लगेगा कि हम बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब ने ऐसे ही कहा, लेकिन जब बाद में हार्ट का फंक्शन वीक हो जाएगा तो वो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी का आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो डॉक्टर की बात हमेशा ध्यान से सुने। कार्डियोलॉजी में हार्ट को प्रिजर्व करने के लिए बहुत अर्ली स्टेप लेने होते हैं, हम उसको बहुत डिले नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई दीपक जी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि लापरवाही जब अगर कहीं पर होगी तो वो लापरवाही आगे जा करके आपको और नुकसान पहुंचाएगी, इसके बारे में आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जो डॉक्टर्स कहते हैं उस बात पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए और अगर जांच की आवश्यकता होती है जांच करवाइए, दवाई कुछ दी जाती है वो आगे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि सेहत को लेकर के अगर लापरवाह आप रहेंगे तो दिल आपसे नाराज़ हो जाएगा, ये आपको ख्याल रखना होगा। सृजन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए चूरू से। सृजन जी, बहुत स्वागत है, आवाज़ आ रही है आप तक?
हाँ आ रही है जी आवाज। जी, मैं बताएं। बोल रहा हूँ, मैं 6 महीने पहले इंटरनल हॉस्पिटल से बाईपास कराई है। जी। हाँ, और अब उसके लिए मैं 6 महीने हो गए, मैं इसे घूमने का और कभी से इसमें क्या हिसाब से रहना चाहिए मेरे को खाने और उसके साथ मैं आपको पूछ रहा हूँ, वर्जिश करना और किस तरह। बिल्कुल, अगर बाईपास सर्जरी करवा चुके हैं और अब 6 महीने हो चुके हैं तो आपको बिल्कुल घूमना फिरना चाहिए। 1.5 महीने बाद से ही सारा रिकमेंडेड है। और अगर आजकल तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि मिनिमली इन्वेजिव करते हैं, जिसमें मरीज को नेक्स्ट डे से ही मोबिलाइज करते हैं, उसको ऐसा बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रेस्ट रिकमेंडेड नहीं है। तो जैसा पहले वाले प्रश्न में भी मैंने कहा कि फिज़िकल एक्टिविटी आपके स्वास्थ्य का परिचायक है, और अगर आप फिज़िकली रेस्ट में हैं तो ये सही बात नहीं है। लेटने का मतलब लेट हो जाना है, तो लेटना नहीं है, आप एक्टिव रहिए। और 6 महीने तो बहुत लंबा समय होता है। आपकी अगर स्टेनोटमी करके बाईपास सर्जरी की गई है तो 1.5 महीने में हड्डी जुड़ जाती है और आपके पहले जैसी हड्डी हो चुकी है। अब आप आराम से किसी अच्छे प्रशिक्षक के साथ में अपना जो भी फिज़िकल एक्टिविटी कोई फिज़िकल ट्रेनर के साथ कर सकते हैं, नहीं तो अपना रूटीन आप खुद देखिए। जिस लेवल तक आप जा सकते हैं अपने शरीर की क्षमता से, उससे 10% थोड़ा सा और अपने आप को स्ट्रेच करिए एंड डू द फिज़िकल एक्सरसाइजेज, योगा एंड एवरीथिंग। कोई भी उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। पर हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि अब जैसे ज़्यादातर पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने सब कुछ बताया, सब कुछ खाना चाहिए, एंड लास्ट में वो पूछते हैं कि आप बैंगन की सब्जी खा लूँ क्या। ऐसे ही हमने जैसे बोला कि सारी फिज़िकल एक्सरसाइज करिए, और फिर एक प्रश्न आया कि वेट लिफ्टिंग भी कर लूँ क्या। तो ये आपको अपनी क्षमता देखना है, और अगर आपको समझ नहीं आता है कि आपकी कितनी क्षमता है कि आप उसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर पाएँ, तो सबसे साधारण है मॉर्निंग वॉक। इसका तो कोई अल्टरनेट नहीं है। आपको एटलीस्ट 4 किलोमीटर्स मॉर्निंग वॉक डेली आप कर सकते हैं सुबह, और हल्का फुल्का फिज़िकल स्ट्रेचेस कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी मांसपेशियों का स्ट्रेचेस कर सकते हैं, और थोड़ा बैठ कर के कुछ आसन होते हैं वो कर सकते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम ऐड कर सकते हैं। 45 मिनट्स का वर्कआउट आप जोड़ लीजिए अपनी लाइफस्टाइल में, एंड इट विल बी बेनिफिशियल डेफिनेटली। इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आपको लगेगा कि आप वापस से सर्जरी से पहले जैसे यंग थे वैसे वापस अपने आप को महसूस करेंगे आप। बिल्कुल, और ये तो रामबाण है। फिजिकल एक्टिविटी अगर कंटिन्यू करते हैं वो तो रामबाण है। आप स्वस्थ रहेंगे अगर आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, कुछ भी करिए, घर पर रहकर कीजिए, बाहर जाकर कीजिए। अब लोगों के मन में डर इस बात को लेकर कि कोविड है, बाहर कैसे निकलेंगे, बाहर गए तो कोविड की जद में आ जाएंगे। डॉक्टर्स ने बताया कि बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि कोविड की जद में आ जाएंगे, प्रोटोकॉल की पालना करनी है। उसके अलावा आप सुबह जाइए, मॉर्निंग वॉक से शुरुआत कीजिए। सुनील जी, अब बहुत सारे लोग ये डरते हैं कि कितना एक्सरसाइज करना है, कितना क्या करना है। आपके पास मैं आती हूँ। बजरंग सिंह जी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। बजरंग जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? जी सर, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास। जी बताएं, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है सर, 74 साल मेरी उम्र है जी। और पुलिस की सर्विस की है, सब इंस्पेक्टर के रिटायर हुआ हूँ। नई साल बॉम्बे से मैंने हिंदुजा से बाईपास सर्जरी करवाया है। अच्छा। हाँ, और करीब साल भर हो गया। 18 सितंबर को साल भर हो गया है। अब भी ठीक है। मैं एम्स जोधपुर से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर जी देवरा जी को टाइम टू टाइम दिखा रहा हूँ, और अब कोरोना की वजह से 6 महीने में कुछ दिखा नहीं सका। अब वापस अपॉइंटमेंट लेके दिखाता हूँ। आज जब आपका कार्यक्रम देखा तो मुझे मैं भी निवेदन करूँ जैन साहब से कि मेरे पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है। किसमें दर्द हो रहा है सर? टैबलेट ले रहा हूँ, अपने कोलेस्ट्रॉल कम करने की भी टैबलेट ले रहा हूँ, और खून पतला होने की भी टैबलेट ले रहा हूँ। डायबिटीज भी है और हाइपरटेंशन भी है, वो भी ले रहा हूँ। बीपी की गोलियां 2 सुबह 2 शाम ले रहा हूँ। अच्छा सुनील जी, जवाब देना चाहेंगे सर इसका? मुझे क्या परामर्श में तो जाना ही है देवड़ा जी के पास। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि दर्द हो रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? सुनील जी आप ये बताएं, आपके दर्द बैक में ऊपर की तरफ हो रहा है या लोअर बैक में हो रहा है? नहीं, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हो रहा है। ये कब होता है आपके दर्द? दर्द मैं यहाँ सोता हूँ, सो के जब वापस उठता हूँ हाँ तब। और घूमने फिरने में आप कितना घूमते हैं? फिरने में जब उम्र 73 साल की उम्र है, घुटनों में गोडों में दर्द है, इसलिए कोशिश करता हूँ किलोमीटर भर रोजाना, किलोमीटर 2 किलोमीटर घूमने की, लेकिन वो घूम नहीं सकता। नहीं, आप एक मंजिल जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको कोई तकलीफ होती है क्या? नहीं, तकलीफ नहीं होती। वैसे नींद आती है, भोजन
तरह से कर और रहा ये हूँ, कोई जो दिक्कत नहीं है। आपके दर्द है वो कितनी देर तक रहता है? सुबह उठते नहीं, हो दर्द- तो? नहीं, दर्द ये रेगुलर नहीं रहता सर। हाँ, हाँ, कितनी देर रहता है होता है तो? और तो फिर यहाँ पीछे दर्द होता है। कितनी देर रहता है बजरंग जी? दर्द जो होता है वो कितनी देर तक रहता है? नहीं, वो जब तक वापस मूवमेंट कर देता हूँ जब दर्द नहीं होता। ठीक है, जैसा आपने बताया है ना, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ये कार्डियक पेन तो है नहीं। आप स्ट्रेचिंग, मसल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज ये रेगुलर करते रहें और अपने डॉक्टर साहब से संपर्क करें। उनको यदि कुछ लगा कि ये कहीं कार्डियक पेन होने की रिस्क है तो वो जांच करके देख लेंगे। अदरवाइज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यदि आपके घुटनों में आर्थराइटिस है, आप चल नहीं पाते हैं ज़्यादा, तो अपर बॉडी एक्सरसाइजेज करें। आप बैठ के कर सकते हैं और इसके अलावा योगा प्राणायाम ये करें तो उससे आपके स्ट्रेचिंग होगी और आपके ये मसल पेन्स जो जितने भी हैं उनमें आपको राहत मिलेगी। और आप अपने चिकित्सक के संपर्क में ज़रूर रहें। 6 महीने बहुत बड़ा पीरियड होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे आपने 6 महीने तक नहीं दिखाया तो इनमें से एक भी दवा आप बंद ना करें और आप होम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर घर पे जांचें, डायबिटीज़ यदि है तो आप घर पे जांचें और आप यदि डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो टेलीमेडिसिन द्वारा उससे आप संपर्क जरूर करें, वो आपको उचित राय देंगे। पर 6 महीने का टाइम काफ़ी लंबा होता है, आपको ज़रूर अपने चिकित्सक को जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए। चलिए ठीक। रामानुज जी भी जुड़ चुके हैं अलवर से। रामानुज जी, आवाज़ पहुंच रही है सर आप तक? रामानुज जी, आवाज़ पहुंच रही है आप तक सर? चलिए, आवाज़ नहीं पहुंच रही। सुरेश कालरा जी भी जुड़े हुए भरतपुर से। सुरेश जी, आवाज़ आ रही है आप तक? जी आ रही जी, है। बताएं क्या दिक्कत है, बताएं। मैंने 2012 में बाईपास कराई थी। जी। 72 साल की उम्र है मेरी, जी। 71 प्लस। जी। अब मेरे को फिर सांस फूलने लगा है, सांस फूल रहा है काफी देर, ज्यादा थोड़ा चलता हूँ तो सांस फूलता है जी। सांस फूलता है, ये राइट हैंड के पीछे साइड कंधे में भी दर्द रहता है। अच्छा, हाँ ठीक है। दर्द की वजह क्या हो सकती है मोहित जी? हाँ, अगर सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, आप पहले जैसे आपने कहा कि आपका थोड़ा चल के सांस फूलता है, तो आपको ये दूरी ध्यान में है कि आप पहले आराम से चल पाते थे और अब थोड़ा सा चल के सांस फूलता है, ऐसा तो नहीं है? हाँ, नहीं, अब लग रही हो गए कोई 6 महीने तो सांस फूलता, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने में, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ ऊपर आता हूँ तो सांस फूल जाता है। अच्छा, हाँ और रूटीन फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल कर पाते हैं अपनी? हाँ, रूटीन एक्टिविटी ऐसी कोई मेरी है नहीं। अच्छा, हाँ जी जी। तो आप सबसे पहला काम एक बार 2D इको की जांच करवाएं और देखें कि आपका हृदय पहले कितना प्रतिशत कार्य कर रहा था और अभी कितने प्रतिशत कार्य कर रहा है। जैसे आपकी बाईपास हुए काफ़ी टाइम हो चुका, तो एक फॉलोअप 2D इको होता है, तो आपने पहले करवाया है क्या फॉलोअप 2D इको? पहले तो बस वो बाईपास कराया, फिर बीच में बीमार हुआ था वो, तो वही मेट्रो में कराया था फरीदाबाद में। अच्छा। तो मेरी दवाइयाँ ये रात को लेता हूँ, एक तो अपनी खून पतला करने की, और ये सुबह बीपी की, और वो लेता हूँ ये। और श्वास की कोई बीमारी तो नहीं है आपको, जैसे स्मोकिंग करने से COPD, अस्थमा या इस तरह की? नहीं, ऐसी अभी तक तो है नहीं, अब तो कोई पता नहीं। तो बिल्कुल जहाँ से आपने बाईपास सर्जरी कराई है, आप वहाँ पर एक बार जाके और एक फॉलोअप 2D को करवा लीजिए। अगर उसमें कोई भी दिक्कत लगती है तो जिनसे आपने सर्जरी कराई उनसे एक बार फिर परामर्श लीजिए, या जहाँ वो जो भी कार्डियोलॉजिस्ट आपकी 2D को करते हैं वो आपको एक बार इससे रिलेटेड गाइड करेंगे प्रॉपरली कि कहीं कोई, वैसे सर्जरी में चांसेस कम रहता है कि लंबा समय भी निकलता है पेशेंट्स का, बट वो डिपेंड करता है कि अभी जैसे कोविड का एरा बीच में गया तो उस स्थिति में क्या हालात रहे या आप कितने बीमार रहे, ये कहना मुश्किल है। बट एक फॉलोअप 2D को बनता है, तो आप जहाँ से आपने सर्जरी कराई है वहाँ पर जाकर के एक बार उचित परामर्श ले लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। वहाँ से छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, वहाँ पे कोई दूसरे होंगे कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे छोड़ के चले गए, तो हॉस्पिटल में और भी हैं, और वहीं नहीं दिखाना है तो आप कहीं भी, आपके जैसे अलवर में बताया कि आप कहाँ से हैं? भरतपुर शहर से। अच्छा, तो आपके शहर में वहाँ पे कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो, आप उनको एक बार इनिशियली दिखा सकते हैं
कि भाई वो अगर आपको रेफर करते हैं तो आप हायर सेंटर पर जाएं, अदरवाइज वहाँ पर आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, कोई कहीं दिक्कत से भी नहीं। ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको पूरा कीजिए, बीच में मत छोड़िए। फॉलो अप कार्डियक, कोई भी कार्डियक से मैं सारे दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जब भी कोई कार्डियक सर्जरी होती है, जैसे वेल्वुलर हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी या किसी भी प्रकार का प्रोसीजर अगर हुआ है, तो उसके बाद वो रेगुलर फॉलोअप में रहें। अगर वो फॉलोअप नहीं करते या किसी कारणवश उनको लगता है कि दूर जाना पड़ेगा, तो इस तरह की लापरवाही कई बार जानलेवा बनती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉलोअप करें, प्लस फॉलोअप में जो जांच या परामर्श दिया जाता है उसका बिल्कुल अक्षरशः पालन करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि भारत में स्पेशली पेशेंट में इग्नोरेंस एक बहुत कॉमन फिनोमेना है कि वो मैं ठीक हूँ, सब तो कैजुअल लेते हैं। ये कैजुअल लेना और इग्नोरेंस कई बार जानलेवा बनता है, तो इसको ऐसे हल्के में ना लें। जो आसान से हल हो सकता है, जो परेशानी आसानी से जिसका समाधान निकाला जा सकता है, उसको क्यों बढ़ाना है? अगर फॉलोअप करना है तो उसको पूरा कीजिए, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको पूरा करना ही होगा। बीच में छोड़ेंगे तो वो और घातक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए भी, इस खास मौके पर चर्चा करने के लिए, इतने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए भी। और छोटी सी कोशिश ये थी कि जो आम लोग हैं, जो राजस्थान के लोग हैं या फिर जो आम लोग फर्स्ट इंडिया को देखते हैं, कोशिश ये हमने की थी कि वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर कम से कम उन तक थोड़ी सी सहायता हम पहुँचा पाए या फिर उनको बता पाए कि दिल उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर कहीं पर इलाज चल रहा है किसी का, तो इलाज को पूरा कीजिए। दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दिल को जिंदा दिल रखेंगे तो ही आगे पूरा जीवन स्वस्थ तरीके से चलेगा, आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि दिल ही महत्वपूर्ण है। दिल से ही दुनिया है, इसके बारे में सोचना होगा। फिलहाल हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।